नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम और आप इस वक्त देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का खास प्रोग्राम जिसका नाम है कारोबार। कारोबार की आज की इस किस्त में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की। 31 जुलाई इस महीने की आखिरी तारीख को फाइनल किया है सरकार ने। इनकम टैक्स यानी कि आप सालाना जो भी कमाते हैं, साल में एक मरतबा आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि क्या विवरण रहा इस बार, क्या खर्च, क्या कमाई, क्या लेन देन रहे। वो तमाम ब्यौरा देने के बाद आपको आपकी सैलरी, आपकी आमदनी के अकॉर्डिंग परसेंटेज के मुताबिक आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। 31 जुलाई आखिरी तारीख तय की गई है। इसी बारे में आज हमारे गेस्ट पैनलिस्ट इमाम तारिक साहब, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, इमाम एसोसिएट्स के आप फाउंडर भी है, तमाम ये सवालात हम इनके सामने आज रखने वाले हैं। इस्तकबाल है सर आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम कारोबार में। इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई फाइनल की गई है, इसके मुतालिक आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए 31 जुलाई की डेट बजट में फ़िक्स हुई थी और ये डेट आप इंडिविजुअल, मतलब आप अगर सैलरी एम्प्लॉई है या फिर आपके कोई छोटा बिजनेस है जिसके ऊपर ऑडिट अप्लाई नहीं होती है, तो उस तरीके के बिज़नेस के लिए 31 जुलाई रहेगा। वैसे ही अगर ट्रस्ट है जिसको ऑडिट अप्लाई नहीं होती है, तो वो ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई स्कूल का है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जिनके ऊपर ऑडिट अप्लाई नहीं होती है, तो उन लोगों को 31 जुलाई से पहले रिटर्न्स डालने के लिए कंपलसरी किया गया है। तो अब 31 जुलाई की जो डेट एक्सीड हो जाएगी, अगर आप समझिए लेट कर दिया रिटर्न आपका, तो उसमें क्या होगा? देखिए 31 जुलाई से आगे अगर आप आपका रिटर्न डालते हैं, उसके बाद में डालते हैं रिटर्न, तो उसमें आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। 31 दिसंबर तक 5,000 की पेनल्टी चलती रहेगी। अगर 31 दिसंबर भी आप एक्सीड कर चुके हैं तो फिर 10,000 की पेनल्टी हो जाएगी वही। और अगर आप छोटे टैक्स पेयर, मतलब आपकी इनकम टोटल मिला के 50,000 से कम है, तो आपको पेनल्टी का अमाउंट 1,000 रुपये रहेगा। और फिर 31 मार्च 2023 जब आ जाएगा, उसके बाद से आपको रिटर्न आना है, तो फिर वो कम्प्लीटली डिफरेंट रूल्स में, एक नॉर्मल रिटर्न में नहीं जाएगा, वो अपडेटेड रिटर्न में, और उसके रूल्स अलग हैं, वो रूल्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो आप ये देखें कि 31 जुलाई से पहले आप आपका हिसाब किताब जमा कर लें और फाइल करें। अगर आप एम्प्लॉई है तो आपका फॉर्म 16 कम एम्प्लॉयर से लीजिए और उसके बाद में उसका कैलकुलेशन समझ के वो अप्लाई कीजिए। अब ऐसा हो रहा है कि भाई कई लोग ये सोच रहे हैं भाई अगर मैं नई फाइल करा तो क्या होता। देखिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए फ़ाइल करना कंपलसरी है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको ज़रूरत नहीं है फ़ाइल करने की, गवर्नमेंट खुद भी नहीं पूछेगी आपसे। देखिए इंडिया में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, हर किसी की इनकम तो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आप कई लोगों की, मतलब आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन की इनकम 2.5 लाख से कम रहेगी साल भर में, तो वो सब लोगों को डालने की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा जा रही है, फिर भी आपको डिडक्शंस वगैरह क्लेम करे बाद में आपकी इनकम 2.5 से कम हो जा रही है, टोटल जो जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है वो 2.5 से कम हो जा रही है, तब भी उस सूरत में भी आपको सबमिट करना है ITR, क्योंकि आपने जो डिडक्शंस वगैरह क्लेम किया, गवर्नमेंट चेक करना चाह रही है कि आपने करेक्ट क्लेम किया या नहीं किया, या फिर आप डमी डिडक्शंस डाल के अपनी इनकम को 2.5 लाख से कम रख के आप रोक ले रहे हैं। तो इसीलिए वो लोगों ने कंपलसरी कर दिया है 2.5 लाख से ज़्यादा वालों का। कुछ ऐसे SSCs हैं जिनको यही ईयर उनको कंपलसरी क्या है कि इवन आपके 2.5 लाख से कम है इनकम, तब भी आपको डालना पड़ेगा ITR। तो वो कौन है? अगर समझिए आपका TDS कट हुआ है 25,000 से ज़्यादा ड्यूरिंग द ईयर, या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जैसा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल्स के ऊपर, तो वो भी अगर 25,000 से ज़्यादा अमाउंट का कलेक्शन हुआ है और गवर्नमेंट में डिपॉजिट हुआ, तो तब आपको कंपलसरी रिटर्न डालना पड़ेगा। आपको वो 2.5 लाख से कम भी होने के बावजूद भी आपको रिटर्न डालना पड़ेगा। इस तरीके से उन लोगों ने ये पूरी हिसाब फिक्स किया है। ज़ीरो ITR क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपके जो आमदनी है वो 2.5 लाख रुपए से कम है सालाना, तब भी आपको मतलब ITR फॉर्म तो दाखिल कर देना चाहिए। ये क्या सिस्टम है? नहीं देखिए, अब देखिए इंडिया में कई लोग हैं जिनके इनकम कम रहेगी। आप रिक्शा चलाते हैं लोग, एग्रीकल्चर करते हैं लोग, या फिर जो है लेबर है, खेतों में काम करते हैं, उनको उनकी इनकम ही नहीं है।
तो उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी 2.5 लाख से कम इनकम है तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं है टैक्स रिटर्न। अब सिर्फ जैसा अभी एक्सप्लेन हुआ था कि अगर टीडीएस है आपका, ऑलरेडी टीडीएस कट हुआ है, तो तब आपको 25,000 से ज़्यादा, वो भी साल भर में, तब आपको डालना पड़ेगा। इवन आप 2.5 लाख से कम रहे तब भी। नहीं, कुछ लोग आवेदन कर देते हैं, बताते हैं कि 2.5 लाख से कम है, हम टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आते, लेकिन हम ये बायोडेटा आपको दे रहे हैं। तो इसका बेनिफिट मिलता है क्या उनको वाकई में? या देखिए, डेफिनेटली बेनिफिट तो रहेगा, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं डालते हैं तो आप नॉन फाइलर में आएंगे। अगर आप रिटर्न सबमिट कर देते हैं तो आपको जो रिटर्न फाइलर के बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। ये रिटर्न फाइलर के बेनिफिट्स क्या है? अब देखिए, ये रिटर्न फाइलर आप बन जाते हैं तो आपके अगर कंटिन्यूस रिटर्न्स फाइल्ड हैं तो आपको टीडीएस कम कटेगा, वरना आपको डबल टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो है, इवन आपकी कम रहने के बावजूद आपने रिटर्न डाला तो उतना अमाउंट जो है आपका वाइट हो जाएगा। अगर आपने रिटर्न नहीं डाला तो फिर आपके वाइट रिटर्न अमाउंट कैपिटल में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ज़ीरो रहेगा साल भर में। तो अगर आप रिटर्न सबमिट किए हैं, समझिए आपने 2.5 लाख से कम किया, 2 लाख किया, तो एटलीस्ट 2 लाख का आपको उतना वाइट आपके पास जनरेट हुआ करके गवर्नमेंट को पता भी चल जाएगा, और कल के दिन वो आपको कैलकुलेशन में ले सकते हैं। जो छोटे दुकानदार है, छोटे बिजनेसमैन हैं, जी। क्या वो खुद फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, या उनको ज़रूरी है कि नहीं कि आप किसी से एडवाइस लेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, वो आपको बना के देगा तभी आप फाइल कर पाएंगे? एक आसान तरीका बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, ऐसा हो रहा है कि आप फॉर्म, जब पहले सरल करके फॉर्म रहता था, वो सिंगल 1 पेज का होता था, आप सिर्फ फिल करके डाल सकते थे, नॉर्मल बिजनेसमैन भी डाल सकता था। अभी जो है कैलकुलेशन ईजी किया गया है बिजनेसमैन के लिए, छोटे बिजनेसमैन जो प्रोप्राइटर है। मगर टैक्स रिटर्न तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 15-20 पेज का टैक्स रिटर्न रहेगा, तो वो सारा कहाँ पे फिल करना है, कहाँ नहीं फिल करना है, और फिर ये फिजिकल पेन से फिल नहीं करना है, ये आपको जाके लॉगिन में फिलअप करके सबमिट करना है। तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी गवर्नमेंट ने उतनी इजी नहीं बनाई है अभी तक। तो अगर आप समझिए 2-4 फिगर आप एक कंसोलिडेटेड समरी में फिल कर दिए तो ऑटोमेटिक सब कुछ सबमिट हो गया, उस तरीके से नहीं रहेगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा रिटर्न। तो इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लें, क्योंकि आप अगर गलत सबमिट करते हैं तो फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। 31 जुलाई आखिरी डेट है, एक्सटेंड भी हो सकती है। वो कौन से सेक्टर रहेंगे जिनको 31 जुलाई तक दाखिल करना ज़रूरी रहेगा, और वो कौन से सेक्टर से जिनमें छूट दी जाएगी कि आप बाद में दाखिल कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका रिटर्न ऑडिट में जाता है तो आपको बाद में सितंबर में रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं तभी भी आप सितंबर में सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है मगर आपकी पार्टनरशिप फर्म ऑडिट में जा रही है, आप पर्सनली ऑडिट नहीं करा रहे हैं मगर ये पार्टनरशिप फर्म ऑडिट में जा रही है क्योंकि उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या दूसरे रीज़न से, तो उस वजह से आपका डेट एक्सटेंड हो जाएगी अप टू सितंबर। वरना नॉर्मल जो छोटे पर्सन है, सैलरी वाले हैं, सबको 31 जुलाई ही लास्ट डेट अप्लाई होगी। मैं कुछ फिगर्स आपसे जानना चाहूँगा। जो छोटे टैक्स पेयर है उनको क्या पे करना रहता है, क्या परसेंटेज रेशियो रहता है? जो बड़े टैक्स पेयर्स है उनको क्या पे करना होता है? देखिए, इंडिया में क्या है कि आपको गरीब आदमी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका इनकम स्लैब बढ़ेगा उस तरीके से आपको इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ेगा, परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो ऐसा हो रहा है कि आपको 2.5 लाख के बाद में 10% इनकम टैक्स भरना रहेगा। 2.5 से 5 लाख तक आप 10% पर, 5 के ऊपर जाते हैं आप 20% ब्रैकेट में आ जाएंगे। मतलब 5 से 6 लाख हुआ तो ऊपर का जो 1 लाख है वो 20% पे टैक्स होगा। 5 तक अगर आपके समझिए 4,99,000 आपकी इनकम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आप क्योंकि 5 के नीचे आपकी इनकम है तो रिबेट दे के वो सारे का सारा टैक्स माफ़ कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा होती है, 5,01,000 भी होती है, तो वो रिबेट हट जाएगा और आपको सारे टैक्स 2.5 लाख से ही अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो 5% ब्रैकेट में, समझे 2.5 लाख के ऊपर 5% में आ रहे हैं, तो आपको वो 12,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं 5 लाख के ऊपर जाते ही। तो उस तरीके से एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। और इन लोग ने क्या किया है कि अभी टैक्स की रेजीम भी काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दी है, कि आपको चांस दे रहे हैं कि आप न्यू स्कीम में अप्लाई हो जाएं या फिर ओल्ड स्कीम में अप्लाई हो। न्यू स्कीम में रेट्स अलग है, ओल्ड स्कीम में फिर अलग रेट्स हैं। ओल्ड स्कीम में आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस वगैरह LIC है वो क्लेम कर सकते हैं। न्यू स्कीम में जा रहे हैं तो आपको रेट्स कम है मगर आप
LIC, बच्चों की फ़ीस या हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल, वो चीज़ें आप नहीं क्लेम कर सकते। ATC के जो डिडक्शंस होते हैं। बेनिफिट किस में है ज़्यादा, क्या लगता है आपको? देखिए, छोटे हाँ, व्यापारी के लिए पूछ रहा छोटे हूँ, व्यापारी के लिए बिजनेसमैन। ऐसा होता है कि अगर आपके पास स्कूल फीस नहीं है, कोई भी ATC में डिडक्शन नहीं है, तो आपको ज़्यादा जो है न्यू स्कीम बेटर बेनिफिट रहेगी। नहीं, आपके पास सारे डिडक्शंस हैं जिससे आप बेटर क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन और अपनी टैक्सेबल सैलरी को कम कर सकते हैं, जब आपको ऑप्ट ओल्ड स्कीम में करना पड़ेगा। तो उस तरीके से कैलकुलेट करके दोनों को आपस में चेक करना पड़ेगा आपको, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा बेनिफिट हो रहा है। प्रॉपर्टी सेलर्स मार्केट से भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जी। प्रॉपर्टी सेलर्स जो रहेंगे 31 जुलाई को, उनको क्या इकदाम उठाने होंगे? हाँ, इनकम देखिए, टैक्स आप रिटर्न के लिए। लास्ट ईयर में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, अगर आपने उस पीरियड में कोई अपनी सैलरी, अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई मैं कोई घर में इन्वेस्ट करूँगा फ्यूचर में। आपको 2 इयर्स का टाइम है घर खरीदने के लिए, या 3 इयर्स का जो है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये टाइम लेने के लिए 31 जुलाई से पहले आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना पड़ेगा। मतलब ये SBI में आपको जाके या IDBI में जाके आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खोलना पड़ेगा। खोल के उसमें आपका पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप उसमें भी सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स रहते हैं, मगर कैपिटल गेन अकाउंट्स की ख़ास तौर पे उस पर लिख के आना चाहिए। वो 31 जुलाई से पहले डाल दें। उसके बाद से आप वो अकाउंट से चेक्स लिख के डायरेक्ट प्रॉपर्टी सेलर को दे सकते हैं। ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि आप देखिए 31 जुलाई में आपने डिक्लेयर करके माफ़ी ले ली सारी रिटर्न में, आपने टैक्स नहीं भरा, कल के दिन आप उसको फॉलो अप नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट बोली कि भाई आप किस किस को जाके पकड़ेगी। तो इसलिए वो लोग क्या करें कि एक स्पेशल कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का अकाउंट खोल दो, ताकि आपके IT ऑफिसर खुद आपके उस अकाउंट को मॉनिटर करते रहे कि आप 2 इयर्स में ख़रीदे या नहीं ख़रीदे। अगर आप नहीं ख़रीदे तो फिर आपको तब वो 2 इयर्स के बाद में कैपिटल गेन्स का टैक्स लग जाएगा। आपके ज़रिए से ये मालूमात मैं हासिल करना चाहूँगा कि 2015 से, नोटबंदी से पहले की अगर मैं बात करूँ, तो टैक्स पेयर जो थे उनका रेशो बहुत कम था। जी। 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो ऐसी आबादी थी जो टैक्स पेयर में शामिल हुआ करती थी, 120-130 करोड़ की आबादी में। नोटबंदी के बाद से ही रेशो थोड़ा सा बढ़ गया। जी। अब क्या टारगेट ऑडियंस है गवर्नमेंट की कि हाँ इतने लोग हमें टैक्स दे रहे हैं? देखिए, आप नंबर्स तो उनके एवरी ईयर चेंज होते हैं, मगर ये लोग क्या किए हैं कि बहुत होशियारी से 2.5 लाख को एक्सीड नहीं किया। पिछले देखिए आप 7-8 साल से आपको 2.5 लाख का ही मिनिमम लिमिट रखे हैं, जबकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जब पेट्रोल 40 रुपये था, तभी भी आपके मिनिमम टैक्स, जो मिनिमम अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना था, वो 2.5 लाख ही था। आज पेट्रोल 120 रुपया है, तभी भी आपको 2.5 लाख के ऊपर ही टैक्स पे करना है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि इवन लोअर तबके वाला आदमी भी टैक्स के नेट में शिकंजे में आ जा रहा है, जिसको ऑलरेडी उसको मुश्किल है जीने की, उसको किराया देने का प्रॉब्लम है, उसको बच्चों की स्कूल की फ़ीस का प्रॉब्लम है, मगर क्योंकि 2.5 लाख से एक्सीड हो रहा है तो वो भी नेट में आ जा रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो टैक्स बेस है, टैक्स का जो नेट है, वो एक्सपैंड होते जा रहा है। बांग्लादेश इस समय एक ऐसा देश बना हुआ है जहां की GDP लगातार ग्रोथ कर रही है। इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बहुत बेहतर हालात की तरफ वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वाम तारिक साहब अभी बांग्लादेश गए थे, वहाँ की कुछ GDP ग्रोथ और इकोनॉमी के बारे में इनसे जानते हैं। जी, देखिए GDP ग्रोथ उनकी काफ़ी आगे है, हमारी GDP से बहुत आगे है उनकी। और जो है वो लोग जो क्या किए हैं कि स्पेशल जोन्स बना दिए हैं, जहाँ पे कोरिया वाले आके उनके पास 1000 एकड़ ज़मीन ले लिया, और उसके अंदर एक बेहतरीन अंदर से पूरा उनको एक वॉल्ड काइंड ऑफ वॉल एनक्लोज्ड जो है वो लोग एक कॉलोनी के जैसा बनाए। मतलब कॉलोनी भी नहीं है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के लिए जगह बनाए हैं, और उन फैक्ट्रीज़ में जो भी माल बाहर से आता है वहाँ पे कटिंग होके, स्टिचिंग होके, सीवन होके, फिर वो कपड़े बाहर चले जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं यूरोप को, अमेरिका को, इस सब जगहों पे। तो ये सारा माल तैयार कपड़ा भी बाहर आउट ऑफ कंट्री से आएगा, यहाँ पे सिर्फ सिलवाई होगी और यहाँ से वापस एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये काम में आप उन लोगों ने क्या किया, ये स्पेशल जोन में अगर आप कपड़ा आता है तो उसको कस्टम्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारा कपड़ा फिर वापस चला जा रहा है। तो उन्होंने इन लोगों को बुलाने के लिए स्पेशल ज़मीन के बड़े बड़े
लॉट्स दिए हैं। अब प्रेजेंटली जो है चाइना को भी उन्होंने काफ़ी बड़ा एरिया दिया, 960 एकड़ का एरिया दिया है। उसके ऊपर चाइना भी अपना पूरा एक फैक्ट्रीज़ का जोन बना रहे हैं और वहाँ पे उन लोग अपने फैक्ट्रीज़ लगाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि देखिए चाइना वगैरह से आइटम अगर यूएस जाना है, अमेरिका जाना है, तो उसको 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी लग रही है, एक्स्ट्रा टैक्स कस्टम पे करना पड़ा। उसी के बजाय वो क्या करेगा, वही आइटम बांग्लादेश में बनाएगा और वहाँ से भेजाएगा, तो उसको 25% वो कस्टम नहीं लगेगा। और तो कच्चे उसका माल पे वो कस्टम टैक्स नहीं लग रहा। नहीं, फिनिश आइटम पे। अच्छा, हाँ। तो जब यूएस अमेरिका पहुंचता है माल, अगर चाइना से पहुंचेगा तो 125 रुपये में मिलेगा आपको आइटम। अगर वही आइटम चाइना की कंपनी बांग्लादेश से बना के भेजा रही है तो 100 रुपये में बनेगा। तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि चलो बांग्लादेश में लगा देते हैं, ऑटोमेटिकली वो आइटम हमें सस्ते में मिलेगा। तो ये हो गया। और चाइना काफ़ी हद तक उनके प्रोजेक्ट्स, जैसा कि ब्रिज बनाया है, एक ब्रिज पे गया था मैं, जो 5 किलोमीटर चौड़ा ब्रिज है। तो वो सारा ब्रिज इन्होंने खर्चा तो बांग्लादेश ने किया, मगर टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह चाइना के यूज़ किए हैं। तो वो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से एक ट्रेन की भी लाइन है और ये पूरा स्टील का ब्रिज है। ये पद्मा रिवर के ऊपर से ब्रिज बनाए हैं। उसी तरीके से काफ़ी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। और ये जो जोन है, मैं एक जापान की जोन में गया था, तो इसमें क्या किए हैं लोग कि काफ़ी अच्छा क्लब हाउस बना है उनके लिए। आप अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि आप कोई फॉरेन कंट्री में आ गए। रोड्स भी बेहतरीन रोड डाल के, और ग्रीनरी, ग्रीन लैंडस्केपिंग, उसी के अंदर वो लोग आईटी पार्क भी बना रहे हैं। तो उस तरीके से वो लोग एक एरिया लेके वो लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ जो जॉब्स वगैरह के लिए टोयोटा गाड़ियों में और मिनी बसेस में एम्प्लॉयज़ को लाते हैं, काम करवा के फिर वो वापस छोड़े देते। जैसा हमारे पास सॉफ्टवेयर का है, वहाँ पे उनको सिलवाई का काम चलता है उनके पास ज़्यादा। और आप देखिए जो प्रॉपर्टी प्राइसेस वगैरह हैं, आप हैदराबाद से 3 गुना ज़्यादा प्राइस है वहाँ पे। अगर आप वहाँ के पॉश एरियाज़ में जाएंगे, जैसे गुलशन वन वगैरह एरिया है, आप वो वहाँ पे 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको फ्लैट मिलेगा, रिहायशी रेसिडेंशियल। जबकि यहाँ पे हैदराबाद में हम सोच भी नहीं सकते 20,000 का। तो इतना ज़्यादा रेट वहाँ पे कमांड होता है। और जो है कई एरियाज़ है जहाँ पे आपको 100 करोड़ रुपये एकड़, थोड़ा सिटी के बाहर के एरियाज़ में 100 करोड़ रुपये, 100 करोड़ टका पर एकड़, क्योंकि टका वहाँ पे जो है एक, जी हाँ, वहाँ की करेंसी है। और यहाँ के 100 रुपये वहाँ के 120 टका होते हैं। तो 100 करोड़ रुपये एकड़ से आपको ज़मीन है, जो कि हम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते आउटस्कर्ट्स के ऊपर। जी हाँ। तो उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक देखिए छोटी जगह है और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ट्रैफिक जाम से बहुत ज़्यादा है। सिटी में ढाका पे जाइए या चिटागोंग में जाइए, आप ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग ट्रैफिक जाम्स को अवॉइड करने के लिए फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स। तो 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का तो नॉर्मल हिसाब है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के भी फ्लाईओवर्स हैं। और दूसरा जो है, जो नए एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं उसमें जो है आपको बड़ी रोड, 400-500 फीट चौड़ी रोड डाल के कॉलोनीज़, बड़े बड़े कॉलोनीज़ डेवलप हो रहे हैं। तो उस तरीके से एक प्लान तरीके का डेवलपमेंट कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अब जो पुराना एरिया है, जो ओल्ड सिटी एरिया है, वो तो वैसा ही थोड़ा पुरानी बिल्डिंग्स हैं, काले हो गए हैं, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ भी हैं वहाँ पे काफ़ी। तो कोस्ट साइड के ऊपर तो आपको करोगेशन होता ही है। तो उस तरीके से तो मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि भाई इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी रेट्स वगैरह। हम तो समझते थे कि भाई काफ़ी गरीब कंट्री है तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं, मगर वहाँ पे काफ़ी हद तक नया जो डेवलपमेंट आ रहा है, अच्छा आ रहा है। और ये क्या है, वहाँ पे जो स्टिचिंग, जो सीवन का काम है, वो सारे लेडीज़ करते हैं। तो लेडीज़ को तो जॉब लग गया, पूरी आधा पॉपुलेशन आपका काम पे लग गया, सब लेडीज़ को जॉब मिल गया। जेंट्स में क्या होता है कि कई लोग बाहर जाके काम करते हैं। हम देखते हैं जब सऊदी जाते हैं या दुबई जाते हैं तो सब जगह जो है बांग्लादेशी, तो बॉयज़ जो है बाहर जाके काम कर लेते हैं। लेडीज़ घर में खाली नहीं बैठते, वो लोग भी अपने काम पे जाते हैं। तो लेडीज़ को एक एवरेज आपको एक 20,000 टका की ओवर टाइम मिला के आपको सैलरी मिल जाती है उनको, प्लस हस्बैंड की सैलरी मिला के आपको एक 40,000 टका तक आपकी इनकम हो जाएगी। तो एक
फास्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास आ रही है वहाँ पे। अब तक क्या था कि बिल्कुल या तो बहुत रिच थे या फिर बहुत ही पुअर थे, बहुत गरीब या बहुत अमीर थे, बीच का आदमी कोई ज़्यादा नहीं थे। तो अब जो है सडनली एक मिडिल क्लास ग्रो होना शुरू हो रही है। तो मिडिल क्लास जब ग्रो होती है तो आपको कई चीज़ों का डिमांड शुरू होता है, जैसे कि छोटे फ्लैट्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, क्योंकि जैसा आप लोग के पास पैसा आता है। अब देखिए हम तो नहीं पढ़े, हमारे बच्चे पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, उस तरीके का डिमांड शुरू होता है। तो काफ़ी बजिंग एटमॉस्फेयर लगा है मुझे डेफिनेटली। पिछले हफ्ते से लगातार एक खबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट इंडिया में की जा रही है, मैगजीन्स की हेडलाइंस बनी हुई है, न्यूज़ चैनल्स का टाइटल बना हुआ है कि रुपीज़ जो है वो ग्लोबल ट्रेड की लिस्ट में शामिल कर दिया है आरबीआई ने। क्या ऐसा होने से डॉलर के मुकाबले में रुपया स्टैंड ले पाएगा? ग्लोबल मार्केट में क्या कंडीशन रहेगी रुपीज़ की? इसके मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए आप क्या हो रहा है कि जो कंट्रीज़ को सैंक्शंस लगाते हैं, सैंक्शंस में तो क्या होता है कि यूएस ये करता है कि आप उस कंट्री से हम उनसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे। तो एक सिस्टम है स्विफ्ट बोल के, स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम में डॉलर से ही ऑपरेशन होता है। अगर आपको कुछ चीज़ इंपोर्ट करना है, मंगाना है, या कुछ चीज़ सेल करना है, तो आपको उतने डॉलर्स स्विफ्ट से भेजाना पड़ेगा। स्विफ्ट का पैसा पहले जाएगा अमेरिका के अकाउंट में, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा दूसरे कंट्री को। तो जब ये लोग स्विफ्ट बंद करते हैं किसी कंट्री के लिए, तो ट्रांजैक्शन डॉलर का मूवमेंट रुक जाता है, क्योंकि ये जो मेन अकाउंट है जिसमें पैसे जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये अकाउंट बंद हो जाता है। तो खाली आप ये स्विफ्ट का जो रास्ता है ये बंद हो जाता है। तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि ये स्विफ्ट को हम अवॉइड करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे अब रशिया है, अब रशिया से रशिया के लिए ये किया गया है कि भाई हम रशिया से ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम काफ़ी ऑयल भी सस्ते में मिल रहा है हमें। तो रशिया से ट्रेड करने के लिए रशिया, अब सबको मालूम है कि अमेरिका और रशिया की अब नहीं बन रही है। तो अमेरिका ने क्या किया है कि भाई डॉलर सारे जब्त कर लिए। रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स उनके पास रिजर्व था डॉलर्स में, वो डॉलर्स वो भी जब्त के लिए रशिया यूज़ नहीं कर सकता है। तो इंडिया क्या चाह रहा है कि रशिया की एक बैंक इंडिया के बैंक में अकाउंट खोले, उसमें रहेंगे रुपीस। अब हमें समझिए कुछ रशिया से मंगाना है, तो हम उसमें वो अकाउंट में रुपीस डाल देंगे। समझिए पहले जैसा ईरान से हम ट्रेड करते थे, यूको बैंक था, यूको बैंक से तो यूको बैंक में अकाउंट रहता था, तो यूको बैंक के अकाउंट में डालते थे। उसी तरीके से अब ये लोग एक अकाउंट डेजिग्नेट करेंगे, तो वो बैंक में रशिया का अकाउंट रहेगा। आप जो भी है रुपीस डालिए। अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट किए हैं और आपको पैसे चाहिए, तो रुपीस वापस निकाल लीजिए वो अकाउंट से। तो उस तरीके से एक कंट्री का अकाउंट यहाँ की बैंक, गवर्नमेंट बैंक में डाल दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा रुपीस में। तो उस अकाउंट से, जैसा आपने अकाउंट स्विफ्ट का अकाउंट रहता था, डॉलर्स डालते थे और डॉलर्स निकालते थे, उस तरीके से ये वॉस्ट्रो खोल रहे हैं। ये वॉस्ट्रो में आप वो अकाउंट में डालिए और वापस पैसे निकाल लीजिए। तो उससे होगा ये, इंडिया के लिए फ़ायदा ये है कि सिर्फ रशिया ही नहीं, वेनेजुएला और ईरान, ये सब कंट्री से हम ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ट्रेड के सैंक्शंस है, तो उनसे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड मतलब क्या होगा, अब देखिए कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर उनको क्रिपल हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि डॉलर उन्हें दे नहीं सक रहे, तो इंडिया के सॉफ्टवेयर रुपीज़ में ऑटोमेटिकली बिकना शुरू हो जाएंगे। फिर जो है हमें ऑयल हमें सस्ते में, $100 का ऑयल है, हमें रशिया से $70 में मिल रहा है। ठीक है, दूर है, चाइना को क्रॉस करके आना है, तो $6-7 आपको खर्चा लग जाएगा, लाने का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। वो जाने के बाद भी आपको एक $20 का तो फ़ायदा है आपको पर बैरल, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो होता क्या, अगर आप इंपोर्ट कर लिए, यहाँ पे रिफाइनिंग करें, तो आप एक चीज़ सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं निकलता है, वो क्रूड ऑयल में से बहुत सारी चीज़ निकलते हैं, उनसे और आइटम्स बनते हैं। आपको प्लास्टिक के आइटम बनते हैं, या पॉलिएस्टर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, टार बनता है। तो ये सब चीज़ें फिर एक्सपोर्ट होती हैं यूरोपियन मार्केट। तो आप कम में ख़रीदे और फिर उसको यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर कन्वर्ट किया और फिर उसको यूरोपियन मार्केट में बेचा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि काफ़ी
जो रिफाइनरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। जैसा हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि रिलायंस टाइप के जो प्राइवेट है उन लोगों को अच्छा गेन आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक टैक्स भी लगा दिया, विंडफॉल गेन टैक्स। तो उस तरीके से तो अब ये जो रुपी डॉलर के बजाय होगा, ये डॉलर को अच्छा खासा झटका देगा। क्यों देगा? क्योंकि देखिए छोटे कंट्रीज़ भी चाहेंगे कि अरे भाई हम भी इंटरेस्टेड हैं इस तरीके से करने में। इवन जो है यूएई जैसा कंट्री भी इंटरेस्टेड है रुपी में ट्रेड करने के लिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अलबत्ता ये हो सकता है कि आप देखिए, अगर डॉलर को आप जाके चैलेंज कर रहे हैं तो ये बहुत ही सीरियस, फॉरेन कंट्रीज़ से बहुत सीरियस ले सकते हैं। जैसे कि अमेरिका है, ये इनकी प्रिंटिंग मशीन चलती है डॉलर की, तो अब इनकी प्रिंटिंग मशीन को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो ये बहुत सीरियस भी हो सकता है। कल के दिन वो लोग सीरियस एक्शन ले सकते हैं, अपनी करेंसी को और गिराने की कोशिश कर सकते हैं या ऊपर नीचे करने की, ताकि लोग उसके ऊपर बिलीव ना करें। भाई आज 80 रुपये, उसको एकदम 150 कर दिया, फिर उसको लेके आके 50 कर दिया। तो उसको ऊपर नीचे करने से भी क्या होता है कि लोग ट्रेडिंग करना फिर रोक देते हैं। एक अगर आप स्टेबल करेंसी रही तो स्टेबल करेंसी पे ट्रेडिंग आसानी होती है। तब जैसा रशिया का रूबल है, अगर आप रूबल में करते हैं, रूबल ऊपर नीचे कर रहे हैं लोग, वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है, तो एक फिक्स नहीं होता। आपका माल आपको भेजना है, आपको पैसे होना है। आप ये जब अमाउंट ऊपर नीचे होगा आप वो लॉस बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्जिन कितना होता है, आपको 2% 5% मार्जिन है। अगर करेंसी गिर गई 20% तो आपको 15% का तो लॉस हो गया। रुपीज़ अभी ग्लोबल ट्रेड में आया, तो कहीं ना कहीं कंडीशन भी ऐसी थी कि हम रुपीज़ को इस टाइम पे अप्लाई कर सकते थे ग्लोबल ट्रेड के लिए, ऐसा कुछ ऐसी कंडीशंस बनी हुई थी कहीं ना कहीं। जी हाँ। देखिए ऐसा है कि ये स्पेशल अकाउंट खोल के वो कंट्री भी चाहना कि हमसे ट्रेड करें, तभी हो सकता है। तो अब ये रशिया से अच्छा हो सकेगा। ईरान से हमने ऑलरेडी करा है इस तरीके से, हमने रुपीज़ में इंपोर्ट किया है क्रूड ऑयल, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा भी होगा और हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल होगी, हमारे प्राइसेस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए रशिया से कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो आइटम वहाँ से आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन अभी सब लोग कह रहे हैं कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले थोड़ा सक्षम हो पाएगा, थोड़ा कम्पिटिटिव हो पाएगा, लेकिन अभी आपने कहा कि ये रिस्क भी हो सकता है एक एंगल से। देखिए करेंसी के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं। अब कई बड़े ऐसे फंड्स हैं वहाँ पर जो उनका काम है करेंसी को अटैक करना किसी कंट्री के, तो वो भी हो सकता है कल के दिन। देखिए किस तरीके से पॉसिबल होगा ये, शायद देखिए इसके पैंतरे हैं। आप जो है जब कंट्रीज़ जो है इंटरनेशनल मार्केट से लोन लिए हुए होते हैं, तो वो लोन को जो है वापस मंगाएंगे या फिर जो है पैसा एकदम डंप करेंगे आपके मार्केट में, या फिर जो है शेयर्स के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको सबको बोलेंगे निकाल लो पैसा, तो सडनली आपका पैसा जो है कम डिमांड में आ जाएगा, डॉलर ज़्यादा डिमांड में होगी, तो इंटरनेशनली एकदम डॉलर बढ़ जाएगा। तो ऐसे कई तरीक़ों से करेंसी को अटैक किया जा सकता है। अगर कोई कंट्री चाह रहा है कि दूसरे की, बड़ा कंट्री चाह रहा है कि दूसरी कंट्री को करेंसी को अटैक करे, वो डेफिनेटली कर सकता है। बात करेंगे बढ़ते हुए डॉलर, जो रुपए के मुकाबले लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2014-15 से पहले 60 रुपये प्रति डॉलर चल रहा था ट्रेंड, अभी 80 रुपये क्रॉस कर चुका है लगातार। विपक्ष भी हमले बोल रहा है, आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे अब। देखिए ये यूएसए में, अमेरिका में उन लोगों ने क्या किया था, पैंडेमिक के टाइम पे उन्होंने डॉलर को छापा था। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो छापने की वजह से जो महंगाई बढ़ गई उनके पास, तो अब लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उनके पास के इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये होता ये है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर यूएसए अमेरिका अपना ब्याज का दर बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो सब लोग चाहते हैं कि अमेरिका के बैंक में डिपॉजिट करें पैसे। तो डॉलर खरीद कर डिपॉजिट करना पड़ता है आपको, अमेरिका के बैंक में कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब आप डॉलर खरीदने जाते हैं तो सब खरीदना चाह रहे हैं, सडनली डिमांड बढ़ गया, उतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड बढ़ गया, तो डॉलर का रेट बढ़ जाता है। आप रुपीस दे के डॉलर खरीद के डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, तो कैसा करेंगे, आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आप डिमांड जब उस चीज़ का बढ़ गया डॉलर का, तो ऑटोमेटिक उसका रेट बढ़ जाता है। मनी एक्सचेंज होगी वो। जी हाँ, मनी एक्सचेंज होगी।
तो इंटरनेशनली सोचे एक एक पूरे घड़े में डॉलर्स भरे हुए हैं, मगर बहुत सारे लोग आ गए हैं, सबको चाहिए डॉलर, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट बढ़ गया, सप्लाई। हाँ, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है अभी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग रेट अच्छा दे रहे हैं, एफडी का रेट अच्छा दे रहे हैं, तो दूसरी चीज़ का रेट, बॉन्ड्स का रेट उन लोग बढ़ा दिए, उनकी उनकी महंगाई की दर वो लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वो रेट बढ़ाते ही सब लोग डॉलर ख़रीद के वहाँ पे डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, उस वजह से डॉलर का रेट बढ़ रहा है। आप देखें दूसरे करेंसीज के मुकाबले भी डॉलर का रेट बढ़ा, सिर्फ रुपये के ही नहीं, दूसरे वर्ल्ड वाइड सब करेंसीज के मुकाबले में डॉलर का रेट बढ़ के हो गया है। कब कम हो सकता है, क्या वो कंडीशंस रहेंगी जब ऐसा होगा? देखिए अभी फ़िलहाल ये बिजनेस साइकिल्स होते हैं, अब फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए डॉलर का रेट बढ़ता रहेगा, जब तक ये लोग महंगाई की दर को कंट्रोल में नहीं लाते, काबू में नहीं लाते हैं, तब तक ये डॉलर का रेट बढ़ेगा, जब तक ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे। जैसा फिर लोग वापस इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तब डॉलर का रेट वापस फिर कम होने की दर पे आना शुरू हो जाएगा। तो उन लोगों ने जिन्होंने अपनी मनी एक्सचेंज करवाई है, जी हाँ, उन्होंने तो एक अच्छा अमाउंट देके डॉलर मतलब खरीदे हैं। जी हाँ, जब डॉलर का मार्केट डाउन की तरफ जाएगा तो उनको तो लॉस होगा, क्योंकि वो सिर्फ इंटरेस्ट को बेनिफिट बनाना चाह रहे हैं अपना। इंटरेस्ट बेनिफिट तो मिल गया, लेकिन जब वापस उनकी मनी एक्सचेंज होगी तब तो फिर उनको नुकसान झेलना पड़ेगा इससे। देखिए आप ये डिपॉजिट जो रहते हैं 10 ईयर्स डिपॉजिट रहता है, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रहते हैं, तो अब 10 ईयर्स का जब डिपॉजिट है तो 10 साल आए जब देखेंगे करके, कोई भी नहीं सोचता है कि अब भाई 1 साल में ठीक है कम होगा, फिर 2 साल के बाद, फिर 10 साल में एवरेज में तो बढ़ते ही जाएगा, तो आपको कैसा भी डॉलर में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखिए एवरेज, हाँ एवरेज में देखिए डॉलर हमेशा बढ़ा ही है, तो अब 10 ईयर्स के पीरियड में आपको 80 के बजाय और बढ़ के ही रहेगा, तो कितना भी करिए आपको डॉलर के हिसाब में फ़ायदा ही हो जाएगा। एसबीआई बैंक ने अभी फिलहाल एक न्यूज़ जारी की है कि हमारी जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है उसको हम बढ़ा रहे हैं। जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि हम कम कर रहे हैं जी। ये एक तो डिसबैलेंस आ रहा है, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सबको ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा भरोसा एसबीआई पे होता है। सबके अकाउंट ऑलमोस्ट इंडियंस के एसबीआई में अकाउंट्स होते हैं। एसबीआई पे हमारा बहुत ज़्यादा भरोसा है, सरकारी बैंक है, हमें यहाँ से बेनिफिट्स मिलने चाहिए। लेकिन बेनिफिट के बजाय जब इस तरह की महंगाई की बातें एसबीआई जैसे बैंक से सामने आती है तो फिर हम क्या सोचेंगे इसके बारे में? देखिए अब महंगाई को कंट्रोल करने का एक टूल है ये हो क्या रहा है कि अभी महंगाई बढ़ रही है, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दें, आपके ईएमआई बढ़ जाए। आप 1 करोड़ का फ्लैट लिए, आपको ईएमआई समझिए महीने को लाख रुपए आ रहा है, तो अगर वो ईएमआई आपको महीने को 1,10,000 आना शुरू हुआ, तो खुद ब खुद आप सोचेंगे भाई 1 करोड़ का फ्लैट मैं नहीं लेता हूँ, 1,10 मैं कहाँ से भरूँ, मेरा बजट तो 1 लाख ही है, तो आप कम वाला लेंगे, 80 लाख वाला ले लेंगे, तो उस तरीके से डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होते ही महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ का डिमांड, चीज़ के लिए मांग कम होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसबीआई ने ये कदम उठाया है। प्लस ये कदम सिर्फ एसबीआई ने डायरेक्टली नहीं उठाया, पहले आरबीआई ने अनाउंस किया, और उस अनाउंसमेंट के बेसिस पे एसबीआई ने ये कदम आगे बढ़ाया, और जब एसबीआई आगे बढ़ता है तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरे बैंक्स फॉलो करते हैं। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र टेम्पररीली कम करेंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, एसबीआई के उतना कम नहीं था उनका, तो अब फिर उन लोग फिर पलटा के उनको बढ़ाना ही पड़ेगा इन द फ्यूचर। आज जो हमारे कारोबार का जो टॉपिक था वो इनकम टैक्स रिटर्न पर था। आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? इसी के साथ हम अपनी इस बातचीत को भी ख़त्म कर दें। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न्स आप टाइम पे फाइल कर लें, लास्ट मोमेंट तक ना ठहरें। बैंक वेबसाइट जो है ब्लॉक हो जाती है लास्ट मोमेंट पे, आपको सबमिट करना मुश्किल हो जाता है, आखिरी दिन तक ना ठहरें। ऑलरेडी जो है काफ़ी लेट हो गया, हम लोग हार्डली 15 दिन से कम रह गए हैं, तो इमीडिएटली करें। अगर आपको कैपिटल गेंस के पैसे जमा कराने तो आप ऑलरेडी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके रेडी कर लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आपके पैसे जमा नहीं हुए तो फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए लेट ना करें। अगर आपका लॉस रिटर्न है तो आप लेट डालना ही नहीं है, क्योंकि आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता अगर आप लेट करें। और ये जो छोटे रिटर्न्स के टाइमिंग है 31 जुलाई, लास्ट ईयर भी उन्होंने ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया था। हाँ, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सटेंड होगा, नहीं हुआ। तो आप ये देखें कि पुरानी में भी हो रहा है कि ये छोटे उसमें सैलरी का है, नॉर्मल है, क्यों एक्सटेंड करें। तो इसीलिए आप रिटर्न्स के लिए अभी से इमीडिएट ट्राई करें, और टाइम निकाल के अपना अलग से उसको टाइम निकाल के वो सबमिट कर दीजिए टाइम पर। टाइम पे सबमिट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप वो बेनिफिट्स भी लूज़ नहीं करेंगे।
आज हमने हमारे इस कारोबार की ख़ास किस्त में इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े हुए तमाम सवालात हमारे गेस्ट पैनलिस्ट से हमने पूछे। बड़ी खूबसूरती से तमाम सवालात का इन्होंने जवाब दिया। इनकम टैक्स रिटर्न की जो आखिरी तारीख है 31 जुलाई है, एक्सटेंड होती है नहीं होती है, लेकिन आपको इनकम टैक्स ज़रूर भरना है। कारोबार की आज की किस्त यहीं इख्तिताम पजीर होती है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए मुनसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार।